नाउ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इस सब में क्या रिलेशन है, पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, और उसके बाद पीटी की और भी जो बची बातें करेंगे। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डेफिनेशन होता है, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। यह किसी एलिमेंट का टेंडेंसी होता है जिसकी वजह से वो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डेफिनेशन होता है, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है, जबकि मैं कुछ देर पहले आपको पढ़ाया इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी मेजर करता है किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेने का कितना टेंडेंसी है, क्योंकि जिस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगा वह इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेने के टेंडेंसी का मेजरमेंट करने का हमारे पास दो पैरामीटर हो गया, दो तरीका हुआ। एक हुआ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, दूसरा हुआ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। पर दोनों में फर्क है। फर्क यह है कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिफाइन करते वक्त मैं बोला था आइसोलेटेड, मींस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का डेफिनेशन होता है इट इज हीट एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम। मींस किसी आइसोलेटेड एटम को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कितना है उसका मेजरमेंट करता है कौन, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। जबकि यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसका मीनिंग यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी का मेजरमेंट कहां करता है जी, कंबाइंड स्टेट में। जब वो इससे बॉन्ड फॉर्म किया रहता है उस समय वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कितना अट्रैक्ट कर सकता है उसका रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है। मीन्स इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही रिप्रेजेंट करता है सेम थिंग को, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, बट दोनों अलग अलग कॉन्टेस्ट में करता है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आइसोलेटेड एटम का मेजरमेंट करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसी बॉन्डेड एटम को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कितना है उसका मेजरमेंट करता है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डेफिनेशन में बताया, फिर से बोल दे रहा हूं, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डेफिनेशन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसी एलिमेंट का टेंडेंसी कैसे मेजर होगा, कि वो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कितना ज़्यादा है उसका मेजरमेंट कैसे हो सकता है। तो इसको कई सारे साइंटिस्टों ने पॉलिंग अलग साइंटिस्ट है, पॉलिंग, मुलिकेन, मुलिकेन नहीं है, मुलिकेन, पॉलिंग, ऑलरेड, कई सारे साइंटिस्टों ने इसके बारे में आइडिया दिया कैसे कैसे किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी का मेजरमेंट होगा। लेकिन इसमें मुलिकेन ने मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया। मीन्स मुलिकेन ने, पहले इसका डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, इट इज tendency of an element to attract bonded pair electrons towards itself इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है। अब इस इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में का कैसे मेजरमेंट होगा, तो पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने, ये पॉलिंग है, पॉलिंग असाइंड आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4। पॉलिंग ने फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4, इसका 4 असाइन कर दिया न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट जितना भी एलिमेंट है सबका कैलकुलेट किया। पॉलिंग का जो स्केल है, मींस इस बेसिस पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कैलकुलेट किया, उसमें बॉन्ड एनर्जी का यूज है। मींस एलिमेंट जब अब दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड फॉर्म करता है, जो बॉन्ड एनर्जी होता है, उस बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू कैलकुलेट किया, क्योंकि ये बॉन्डेड का मामला है। जैसे मान लो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन बॉन्ड फॉर्म किया,
1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। अब क्लोरीन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो पॉलिंग का स्केल जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मेजरमेंट होता है वो बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड है। और बॉन्ड एनर्जी अभी आप समझते नहीं हो, वो तो केमिकल बॉन्डिंग में आप समझोगे। तो पॉलिंग किस तरह से कैलकुलेट किए वो बात मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, स्किप कर जाऊंगा। उस चीज को जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दूंगा आपको तब बताऊंगा कि हाउ कुड पॉली कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एन एलिमेंट फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी इतना बता रहा हूँ कि पॉलिंग ने आर्बिट्रली मतलब असाइन कर दिया फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 4 और बोला दुनिया के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और फिर इसके रेफरेंस से रेस्ट का निकाला गया। लेकिन अब पॉइंट यह है कि इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोग कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू किसका ज़्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए। तो क्लियर बात है, every element had tendency to have noble gas configuration. Every element has tendency to have noble gas configuration. सबका टेंडेंसी है कि उनके पास नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, जबकि किसी भी दूसरे के पास नहीं है। अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप खुद ही बताओ, ग्रुप 1 को स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मैनेज करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट जॉब है, इसलिए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत कम रहता है। इनको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, अगर 7 मिलेगा नहीं तो फिर उनको लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 7 मिलेगा तभी स्टेबल हो सकता है। दैट्स वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव वेरी लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। फाइल ग्रुप 17 के पास क्या है जी, ग्रुप 17 के पास 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है ऑक्टेट से। ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट, मीन्स ग्रुप 17 के जितने एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स उनको मात्र एक और चाहिए ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, मीन्स 8 होने के लिए, मीन्स स्टेबल होने के लिए। इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 1 इलेक्ट्रॉन मैनेज करना बहुत आसान है। ठीक वैसे जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है 99 रन पे खेल रहा है और कोई आपका 10 रन बनाया हुआ है, सेंचुरी मारने का टेंडेंसी किसको ज़्यादा होगा, पक्का 99 वाले को। वो तो बल्ला घुमा के भी दौड़ जाएगा, उसको लगेगा कैसे हूँ 1 रन आ जाएगा और सेंचुरी बन जाएगा। सेम रीजन यहाँ भी है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट रहने की वजह से ग्रुप 17 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है। ग्रुप 1 के पास 1 रहने की वजह से इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे कम होता है। तो किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने लगता है, तो एलिमेंट्स को ऑक्टेट फुलफिल करने का टेंडेंसी बढ़ने लगता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने लगता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस किसी भी पीरियड में। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा। अब इस चीज को ये तो मैं बता दी आपको कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इन लोग का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनसे क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है। तो जो फैक्टर अब तक इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट किया है, सेम फैक्टर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को भी इफेक्ट करेगा। इसमें पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, जे डिफेक्टिव। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना उतना ही आसान होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा, मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इस हिसाब से भी किसी पीरियड में लेफ्ट राइट जाओगे, लेफ्ट राइट जब किसी पीरियड में आप जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा। अभी मैं बताया भी था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज,
अब दूसरा फैक्टर है साइज, सेकंड फैक्टर साइज होगा। साइज यहां भी एटम का साइज जितना बड़ा होगा, साइज जितना बड़ा होगा वो जो इलेक्ट्रॉन आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करना उतना डिफिकल्ट होगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव उतना ही क्या होगा, कम होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इस तरह से किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे तो साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। राइट। अब मुलिकन नाम के साइंटिस्ट ने मुलिकन नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के वैल्यू जो डिफाइन किया गया उसमें अलग अलग स्केल है। पॉलिंग स्केल अलग है, मुलिकन स्केल अलग है, ऑलरेडी स्केल अलग है। तो मुलिकन ने बताया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी का एवरेज वैल्यू है। अच्छा 1 मिनट, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही बोलते हैं। मुलिकन के अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का एवरेज वैल्यू है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी यह बताता है किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना कितना आसान है, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी यह बताता है किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करना कितना आसान है। मीन्स दोनों का एवरेज वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मीन्स अकॉर्डिंग टू मुलिकन En = I + A/2। अब अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के वैल्यू किलो जूल पर मोल में लोगे तब यहाँ पे 2 के सामने 96.48 से डिवाइड हो जाता है। मीन्स सेम वैल्यू मुलिकन स्केल का। मुलिकन स्केल को जब पॉलिंग स्केल में कन्वर्ट करोगे तो पॉलिंग स्केल में जो वैल्यू होता है वो मुलिकन स्केल से 2.8 टाइम्स लेसर होता है। तो मुलिकन स्केल का वैल्यू यह है, पॉलिंग में मैंने कन्वर्ट किया तो 2.8 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आ गया 540 किलो जूल। मीन्स अगर मुलिकन स्केल में, पॉलिंग स्केल में बात करोगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का तो उसका वैल्यू होगा आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 540। हियर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोथ आर इन किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर आप मुलिकन स्केल में बात करोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2 × 96.48 होगा। हालांकि पॉलिंग स्केल मुलिकन स्केल से ज़्यादा पॉपुलर है, हम लोग जो डेटा यूज़ करते हैं वो पॉलिंग स्केल कराता है, इसलिए आप इसी फॉर्मूला को याद रखना। नेक्स्ट स्केल ऑन ऑलरेड एंड रचो स्केल। यह स्केल भी एक होता है जिसमें किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट A = 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव R²। यहाँ पे एक से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट A R है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम A इन एंगस्ट्रॉम, Z इफेक्टिव चार्ज एटम A है। यह स्केल प्रूफ करता है कि स्मॉलर एटम्स का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर होता है। देख लो, जिसका R छोटा होगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, बड़ा होगा। जिसका R बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, छोटा होगा। तो ये भी प्रूफ करता है। लेकिन जो डेटा हम लोग यूज़ करते हैं वो पॉलिंग स्केल का रहता है। तो पॉलिंग ये इस तरह से मैं आपको तीनों साइंटिस्ट मुलिकन, पॉलिंग एंड ऑलरेड रोसेस का भी स्केल बता दिया। ये सब चीज़ें आप याद रखो, काम आएगा। बट पॉलिंग स्केल के बेसिस से जो डेटा हम लोग पढ़ते हैं वो होता है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डेटा याद रखना ज़्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर याद नहीं रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नाउ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन क्लोरीन का इक्वल होता है 3, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5, कार्बन का 2.5, हाइड्रोजन का 2.1, बोरॉन का 2, सल्फर का 2.5। इस डेटा को आप याद रखना है, कॉमन एलिमेंट्स है। बाद बाकी का डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड याद रखने की जरूरत है। और ट्रेंड यह है, किसी पीरियड में लेफ्ट राइट जाओगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगा।
किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीज होगा। दिस इज पीरियोडिक ट्रेंड, रिमेंबर इट। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं किसी पर्टिकुलर एटम का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और उसके आयनोस्फीयर एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि इस पे कई बार एग्जाम से क्वेश्चन आया है, जो एडवांस में कई बार आया है और अब तो वो पैटर्न बन चुका है, हर एग्जाम्स में आ रहा है। तो देखो जी, इसको बताने से पहले मैं बताऊंगा लेवॉइजर लॉ। लेवॉइजर नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया, उन्होंने बताया कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और अगर वो एक्सोथर्मिक है तो सेम रिएक्शन को अगर बैकवर्ड में कराया जाएगा तो इंडोथर्मिक होगा। फॉरवर्ड में जितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, सेम रिएक्शन को उलट दोगे तो उतना एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यह लॉ लेवॉइजर लॉ है। मीन्स इफ ए केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन दैट केमिकल रिएक्शन विल बी इंडोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यह है लेवॉइजर लॉ। उस हिसाब से देखो यहाँ पे किसी गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेटरम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में 1 किलोजूल पर एनर्जी रिलीज हो रहा है, सॉरी रिक्वायर्ड हो रहा है। मीन्स 1 किलोजूल पर मोल एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है। मीन्स इस एक एटम का आयनोस्फीयर एनर्जी कितना हो गया, इसका आयनोस्फीयर एनर्जी हो गया 1 किलोजूल पर मोल। अब सेम का रिएक्शन को आप उलट दो, इस X प्लस मीन्स जो कटायन हो गया है, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल एटम बन जाएगा। तो एटम से, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी खर्च हुआ उस X प्लस में मीन्स कटायनिक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद उतना एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कराया तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, बैकवर्ड में कराओगे तो उतना एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। मीन्स इस X एटम का आयनोस्फीयर एनर्जी अगर X किलोजूल है तो X प्लस आयन का इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी कितना होगा, -X किलोजूल पर मोल। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यह समझना बहुत जरूरी है। एज फॉर एग्जाम्पल सीजियम का आयनोस्फीयर एनर्जी कितना होगा, अभी मैं बताया हूं, ये डेटा बोला था, याद रखना चाहिए। यह है 374 किलोजूल पर मोल। इसका मीनिंग यह हुआ कि सीजियम प्लस का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कितना होगा, सेम -374 किलोजूल पर मोल। समझ रहे हो। इसी एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दुनिया में सबसे कम किसी एलिमेंट का, स्टेबल एलिमेंट का आयनोस्फीयर एनर्जी है तो सीजियम का है, और कितना है, वो है आपका 374 किलोजूल पर मोल। इसका मीनिंग यह हुआ कि सीजियम प्लस का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कितना होगा, सीजियम प्लस का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगा -374 किलोजूल पर मोल। जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन का होता है, एंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज व्हाट, -349 किलोजूल पर मोल। मीन्स मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि किसी भी कटायन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू, किसी भी कटायन के इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू किसी भी न्यूट्रल एटम से ज्यादा होगा, क्योंकि Cl से भी ज्यादा है, क्योंकि Cl का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी -349 है, जो हाईएस्ट है अमॉन्ग ऑल एटम्स, और हमारा सीजियम प्लस का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी -374 है, जो उससे ज्यादा है। जबकि सीजियम प्लस का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी दुनिया में जितने एलिमेंट हैं उसमें सबसे कम, उनके कटायनिक फॉर्म में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सीजियम प्लस का ही होगा। क्यों, क्योंकि सीजियम का आयनोस्फीयर एनर्जी का वैल्यू सबसे कम होता है, राइट। तो इस डेटा को आप दिमाग में रखना। इससे मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जो IIT 13 में, 14 में, 17 में, 18 में पूछा है, JEE में नहीं पूछा है, नीट में भी 3-4 साल पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखो आप, विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होगा। तो हमें पता है नॉर्मली कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है,
लेकिन जब भी आपको ऑप्शन ऐसा आए, आप एक बार देखो कि उस ऑप्शंस में कोई ऐसा है कि वो कटायन है। अगर कोई कटायन है तो किसी भी कटायन का, वो मेटल कटायन हो या नॉन मेटल कटायन हो, किसी भी कटायन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्लोरीन से ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा जी? सोडियम। क्यों ज़्यादा होगा मैं बताया हूँ, क्योंकि सोडियम का सोडियम का जो आयनोस एनर्जी होगा उतना ही सोडियम प्लस का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगा। सोडियम का आयनोस एनर्जी आपका 499 के लगभग होता है, 496 के लगभग होता है, जो कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी से बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन, यह जेईई में 19 में आया था। When the first electron enthalpy of oxygen is -141 किलोजूल पर मोल, its second electron enthalpy is, ये तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि किसी भी एटम का सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का इफेक्ट पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर कैसे क्या होता है। चलिए इसके लिए ग्रुप 13 ले रहा हूं। ग्रुप 13 में आपका है, ग्रुप 13 बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, राइट। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन का क्या होगा जी? 2s1 2s2 2p1, एल्युमिनियम 3s2 3p1, गैलियम 4s2 4p1, इंडियम 5s2 5p1, थैलियम 6s2 6p1। मीन्स without knowing atomic number of elements you can write outermost electronic configuration of an element because group follows general trend, उस बेसिस पे मैंने लिख दिया। अब यहां मैं यह बताने जा रहा हूं कि पूरे पी ब्लॉक में इफेक्ट होता है। पी ब्लॉक के केस में जब आप ऊपर से नीचे आते हो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है, राइट। बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे एल्यूमिनियम के पास होगा, एल्यूमिनियम ज्यादा गैलियम के पास होगा, गैलियम ज्यादा इंडियम के पास होगा, इंडियम ज्यादा थैलियम के पास होगा। मीन्स ऊपर से नीचे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। उस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से ऊपर से नीचे स्क्रीनिंग इफेक्ट पक्का बढ़ेगा। ये तो किसी भी ग्रुप में होगा। ए स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलवेज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, because when you move in any group from top to bottom, inner electrons increases due to increase in atomic number। ये तो फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम आओगे उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है। लेकिन पी ब्लॉक के केस में होता क्या है, पी ब्लॉक के केस में होता क्या है कि जब ऊपर से नीचे आते हो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में जो इंक्रीमेंट होता है वो स्मूथ नहीं होता। देखो क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए इसमें 4p में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। 4p में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा जी? 3d में गया होगा। तो गैलियम के पास क्या है? 3d10 4s2 4p1। इसमें 5p में इलेक्ट्रॉन गया है तो पक्का 4d में गया होगा, क्योंकि 4d का एनर्जी 5p से कम होता है। तो 4p फुलफिल्ड होने के बाद ही 5 में गया होगा। यहाँ 6p है तो क्या होगा जी? 5d में इलेक्ट्रॉन फुल हुआ होगा, 5d से पहले 4f का फुल हुआ होगा, क्योंकि 4f की एनर्जी 5d से भी कम होता है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। अब होता क्या है कि जब आप बोरॉन से एल्युमिनियम के पास आते हो, एल्युमिनियम से गैलियम के पास आते हो, बोरॉन से एल्युमिनियम के पास आया कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा। बट एल्युमिनियम जब गैलियम के पास आ रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, बट वो इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी में गया। गैलियम के पास डी इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट एस और पी के रिस्पेक्ट में कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा एस के इलेक्ट्रॉन का, उससे कम पी का, उससे कम डी का, सबसे कम एफ का। मींस डी और एफ के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट एस और पी से कम होता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी में होगा, जितना इलेक्ट्रॉन एफ में होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू उतना ही एक्सपेक्टेशन से कम होगा।
means gallium has a screening effect less than expected. I am not saying a screening effect of gallium is less than aluminum. A screening effect of gallium is definitely more than aluminum, but a screening effect of gallium is less than expected because gallium has fulfilled d orbital. इस गैलियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में भी है, तो डी में इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब हुआ है स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू कम होगा, एक्सपेक्टेशन से कम होगा, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन एस और पी के अकॉर्डिंग होता है। तो एस और पी में जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उससे कम होता है डी के इलेक्ट्रॉन का। तो डी में इलेक्ट्रॉन अगर है मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से कम है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू जैसे किसी भी पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में जो ऊपर से नीचे आते हो तो डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स जाता है, डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से कम होने लगता है। ऊपर से नीचे जब आते हो तो एक्सपेक्टेशन से कम होने लगता है किसका वैल्यू जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू। इस एक्सपेक्टेशन से कम होने की वजह से, इस एक्सपेक्टेशन कम होने की वजह से एक इफेक्ट होता है, वो यह होता है कि आउटर मोस्ट एज सब मीन्स जब स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्सपेक्टेशन से कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपेक्टेशन से क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू जब एक्सपेक्टेशन से कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होने लगता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपेक्टेशन से बढ़ने लगता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। मीन्स जब भी किसी पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में, नॉट ओनली ग्रुप 13, इन एनी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आओगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से कम होता है ऊपर से नीचे। मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज मीन्स वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट विल बी लेस देन एक्सपेक्टेड। ऊपर से नीचे आने पे स्क्रीनिंग इफेक्ट घटता नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उससे कम होने लगता है। इसकी वजह से आउटर मोस्ट सेल का, आउटर मोस्ट एज सब सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से आउटर मोस्ट एज सब सेल के इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी कम होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो मैं आपको आगे बताऊंगा, पी ब्लॉक जो पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। लेकिन लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो रीजन है वही है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। मीन्स ऊपर से जब आते हो तो डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्सपेक्टेशन से कम होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपेक्टेशन से बढ़ने लगता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है तो ये आउटर मोस्ट एज सब सेल के इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, इसके ऊपर जैसे जैसे आप नीचे आते हो ग्रुप में, वैसे उससे न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। और इसके वजह से आउटर जब न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का चांस कम होने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी जब कम होने लगता है, उसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसा इफेक्ट जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। मींस ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इनर्ट हो गया, मींस इस सब के ऊपर न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर से नीचे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्टनेस शो करने लगता है, बॉन्डिंग के टुवर्ड्स रिलक्टेंसी शो करने लगता है। इसी रिलक्टेंसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मींस इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन होगा रिलक्टेंसी of outermost
s electrons outermost cell, s electrons towards बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्डिंग, टुवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग, टुवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग ड्यू टू हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू हायर, अब इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं ड्यू टू हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। इसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में जब भी टॉप से बॉटम आओगे ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है। डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम होने लगता है। उसके वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट सेल के एस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और इस वजह से उसके बाहर निकलने का चांस कम होने लगता है। उसको बॉन्डिंग के टुवर्ड्स रिलक्टेंसी मींस उदासीनता आने लगता है। इसी इफेक्ट का नाम इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब किसी भी ग्रुप में जब टॉप से बॉटम जाओगे, पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक का ही इफेक्ट है, ये पी ब्लॉक में ही होता है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक में। ऊपर से नीचे जब भी आओगे इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट बढ़ेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेज, राइट, इंक्रीज होगा। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट में बता दिया, लेकिन मुझे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या नहीं, यहाँ पे मुझे आपसे डिस्कस करना है कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे पीरियोडिक ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का और साइज का, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ऊपर से नीचे साइज किस तरह से इंक्रीज होगा एंड आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से इंक्रीज होगा। देखो जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं, हमें पता है किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज होता है। रीजन क्या है, साइज बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब बोरॉन से एल्यूमिनियम के पास आ रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इट्स ओके, ग्रुप ट्रेंड इज फॉलोड। बट जब एल्यूमिनियम से गैलियम के पास आ रहे हो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, बढ़ गया। ये कैसे हुआ जी? तो इसके बढ़ने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है यही पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। डी के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम के पास आते हो तो गैलियम के पास फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल है। फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से कम हो जाता है, बिकॉज डी ऑर्बिटल हैज पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। डी ऑर्बिटल के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा देता है और इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। जब आप गैलियम से इंडियम के पास आ रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी फिर घट जा रहा है, ग्रुप ट्रेंड फॉलो हो रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं चेंज हुआ? तो यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ कि बोथ गैलियम एंड इंडियम है डी इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के पास डी इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इसलिए डी इलेक्ट्रॉन्स का रोल खत्म हो गया, तो ग्रुप ट्रेंड फॉलो हुआ। ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, सो हुआ। जब आप इंडियम से थैलियम के पास आ रहे हो अगेन आयोनाइजेशन इंक्रीजेज। जब इंडियम से थैलियम के पास आ रहे हो अगेन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, आयोनाइजेशन इंक्रीज हो गया। इस बार क्यों इंक्रीज हुआ? तो आपके थैलियम के पास क्या है जी, फुलफिल्ड एफ ऑर्बिटल, डी के साथ साथ एफ भी आ गया। एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट डी से भी कम होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड ऑफ ग्रुप 13।